वेलकम बैक। इस हफ्ते का आखिरी आधा घंटा ट्रेडिंग के हिसाब से और बात करते हैं। अब हमारे साथ हमारे अगले गेस्ट जुड़े हैं इनक्रेड एसेट मैनेजमेंट के फंड मैनेजर आदित्य सूद से। आदित्य, गुड आफ्टरनून। आदित्य, क्या लग रहा है मार्केट में इस समय ये जो तेज़ी आ रही है, क्या आप थोड़ी डरा रही है या फिर सब ठीक है मार्केट में? आई थिंक सो। अभी जो लास्ट 2-3 दिन से हम जो तेजी देख रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें यूएस फेड का रेट कट अनाउंसमेंट का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। इनिशियली एक्सपेक्टेशन 25 बिप्स 25 बेसिस पॉइंट का ही था, बट 50 बेसिस पॉइंट। अब इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये भी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये हार्ड लैंडिंग या रिसेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है। बट एक चीज बहुत बहुत क्लियर है कि इमर्जिंग मार्केट में जब भी यूएस फेड एक रेट कट साइकिल एक स्टार्ट करते हैं, तो इमर्जिंग मार्केट सेंट्रल बैंक्स के लिए भी रेट काटना बहुत इजी हो जाता है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि कौन सी इमर्जिंग मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि इमर्जिंग मार्केट फ्लो एक्सेलरेट होना चाहिए। एक चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि लास्ट 14 महीने से तकरीबन हमारा करेक्शन नहीं हुआ है मार्केट में, यूएस और इंडिया में। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाए, एंड अर्निंग्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आगे मार्केट का ट्रेंड डिटरमिन करेगा। लास्ट 4 साल से हम अर्निंग्स ग्रोथ को एक्सेलरेट होता हुआ देख रहे हैं। ऑब्वियसली जो सेक्टर्स जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी मजबूत रहेगी, वो सेक्टर्स अच्छा करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो वही आदित्य जी, अब मतलब कुछ दिनों में हम शायद अब नंबर्स के लेके बात करना शुरू भी कर देंगे। अभी भी कंसिडरिंग नंबर्स, आपको जहां पर बाइंग का स्कोप नज़र आ रहा है, वो पॉकेट्स कौन कौन से इस बाजार में है? उसमें सबसे पहला पॉकेट तो ऑब्वियसली कंजम्पशन का पॉकेट है। कंजम्पशन एज अ सेक्टर, काफ़ी सारे कंजम्पशन में ऐसे स्टॉक्स हैं जो पर्टिकुलरली स्टेपल कंपनीज हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर है। अ, खास करके जो कंपनीज रूरल फेसिंग है कंजम्पशन में, वो कंपनीज हमें काफ़ी अच्छी लगती हैं। अ, 4 से 5 साल तक अगर आप इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस चार्ट देखेंगे, ज़्यादा रिटर्न नहीं बना है इस सेक्टर में। लो यूनिट कंजम्पशन एक और कार्व आउट है इस सेक्टर का, जो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, जहाँ पे कंपनीज हैं जो कि लो यूनिट कंजम्पशन पे फोकस करती हैं। अब वो कैटेगरी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हो सकता है। वो कंपनीज, कुछ कंपनीज हैं जो फैंस बेचती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो कुकर जैसा एक बहुत ही साधारण सा कंज्यूमर ड्यूरेबल बेचती है। तो लो यूनिट कंजम्पशन पे हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। बिकॉज अगर आप लेवल ऑफ इनकम देखेंगे और उस लेवल ऑफ इनकम को आप अर्बन और रूरल में डिवाइड कर देंगे, तो आप ये देखेंगे कि पोस्ट कोविड बहुत जगह वो उतनी रिकवरी इनकम में आई नहीं। और इलेक्शन के बाद, स्पेशली गोल्ड प्राइस ऊपर जाने के बाद और रियल एस्टेट प्राइस साइकिल काफ़ी कंस्ट्रक्टिव होने के चलते, हमें ऐसा लगता है कि रूरल कंजम्पशन काफ़ी अच्छा करेगा। इसमें ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल कंपनी, स्पेशली टू व्हीलर्स, हीरो होंडा, बजाज ऑटो, ये सब कंपनीज ने बेनिफिट किया है, बिकॉज ऑब्वियसली टू व्हीलर ग्रोथ इज बैक। बट बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पे अभी कंजम्पशन रिज्यूम हो रहा है। ऑब्वियसली क्यूएसआर एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे कंजम्पशन ट्रेंड्स बहुत ही टिपिड रहे हैं। 2 या 3% का सेम स्टोर ग्रोथ नेगेटिव रहा है पास्ट में। तो हमें ऐसे लगता है कि कंजम्पशन एज अ कैटेगरी में रिबाउंड आना चाहिए। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो कि कंप्लीटली यूएस पे डिपेंडेंट है, और काफ़ी पेंट अप डिमांड हम लोग सुनते हैं कि इलेक्शन ईयर में टिपिकली आपका बहुत ही पोस्टपोनमेंट ऑफ बजट्स हो जाता है टिल द टाइम यूएस इलेक्शन इज बिहाइंड अस। आई थिंक सो आईटी एज अ सेक्टर ठीक करेगा। एंड फार्मा में, स्पेशली हेल्थ केयर में, हमें हॉस्पिटल एज अ सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और हॉस्पिटल्स में भी ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो अंडर वैल्यूड हैं आज की डेट में, तो वहाँ पे हमारा फोकस है। ओके, तो ये फिलहाल कुछ बाकेट्स जहाँ पर इंटरेस्ट है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी आदित्य, आपका टेलीकॉम पर
क्या रुझान रहेगा गिवन वोडाफोन के साथ जो हुआ, जहां पर एजीआर ड्यूज को रिकैलकुलेट करने की इजाज़त कोर्ट ने नहीं दी है, कल स्टॉक में भारी गिरावट देखी गई, एंड द वेरी फैक्ट कि भारतीय और इसके साथ ही रिलायंस का जियो काफ़ी तगड़े कॉम्पिटिटर्स हमेशा से रहे हैं। तो एज ए निवेशक क्या इन स्टॉक्स में, स्पेशली फॉर अ स्टॉक लाइक भारती जो 1700 एंड बियॉन्ड ट्रेड कर रहा है, अभी भी मौके होंगे नए निवेश की, नए खरीदारी की? देखिए, टेलीकॉम को अगर आप एक डिफेंसिव सेक्टर से की नज़र से देखेंगे तो वो सेक्टर काफ़ी डिफेंसिव है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आरपू आज बढ़ने के बाद भी थोड़ा बहुत जो आरपू अभी बढ़ा है, जो हमने देखा है टेलीकॉम कंपनीज में, उसकी वजह से जो रीरेटिंग हुआ है, यहाँ से आरपू बढ़ने का बहुत स्कोप है सेक्टर में, बिकॉज इंडिया इस आरपू ग्रोथ के बाद भी इट इज़ अ मार्केट जहाँ पे हमारा आरपू अभी भी इमर्जिंग मार्केट में नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से कम है। सो यहाँ पे आरपू बढ़ने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। सेक्टर में एक हिस्टोरिकली एक बैंकरप्सी रिस्क रहा है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि टेलीकॉम सेक्टर में विकेट कर चुकी हैं स्पेस। तो हमारा फ्रेमवर्क यही रहा है कि हम लीडर के साथ रहना चाहेंगे, अब चाहे वो भारती हो चाहे वो जियो हो। आइडिया हमने अभी तक अवॉइड किया है, बट इस टेलीकॉम सेक्टर को प्ले करने के लिए एक इंटरेस्टिंग डेरिवेटिव है जो कि टेलीकॉम नेटवर्किंग इक्विपमेंट कंपनीज है, या ऑप्टिक फाइबर केपेक्स से जो कंपनीज बेनिफिट करती हैं। तो हम उन कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे केपेक्स की जो ट्रैजेक्टरी है वो इन कंपनीज के लिए बहुत मैसिव ऑर्डर बैकलॉग प्रोवाइड कर रही है, और वो अपॉर्चुनिटी बहुत मैसिव है हमारे व्यू में। तो वहाँ पे फिनोलेक्स केबल, तेजस नेटवर्क्स, पॉलीकैब, इन सब कंपनीज की ऑप्टिक फाइबर कैपेसिटी है ही है। HFCL ऑब्वियसली इज वन ऑफ द प्लेयर विच इज ऑल्सो प्रेजेंट, जो वहाँ पे बेनिफिट कर सकता है। तो टेलीकॉम को आपको लीडर के साथ रहना है सेक्टर में, और अगर आप डेरिवेटिव में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ऑर्डर बैकलॉग पे फोकस करना है। अच्छा सूद साहब, हमने बात की मतलब अर्निंग्स के आधार पे कि कहाँ कहाँ स्पेस हमें नज़र आ रहा है। एक चीज़ जहाँ पे अभी शायद आपको अर्निंग्स में चेंज नज़र नहीं आएगा, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आएगा, शायद आपको मार्केट सेंटिमेंट और मार्केट डायनेमिक्स बदलने का थोड़ा सा सेंस लेते हुए शायद कॉल लेनी पड़ी, उसमें शायद केमिकल सबसे ऊपर आते हैं। इस पर आपका ठीक क्या है? केमिकल्स को अगर आप कोविड के बाद एनालाइज करेंगे इस सेक्टर को, तो केमिकल कंपनीज का जो वैल्यूएशन था वो FMCG कंपनीज की तरह हो गया था। बहुत सारी कंपनीज 10 टाइम सेल्स पे ट्रेड कर रही थी। तो हमने उस टाइम पे यही व्यू लिया था कि ये सिक्लिकल सेक्टर है और ये सस्टेनेबल नहीं है, ये 10 टाइम अर्निंग्स पे सेल्स पे ट्रेड करना। अभी काफ़ी मॉडरेशन हो गया है केमिकल कंपनीज में, खास करके एग्रो केमिकल्स एज ए सेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि एक डीस्टॉकिंग इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग साइकिल है ग्लोबली एग्रो केमिकल्स में। केमिकल्स में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है जहाँ पे कंपनीज की केमिस्ट्री अलाइंड है टू एरियाज जहाँ पे एक नॉवेल्टी है, नॉवेल्टी फैक्टर है। जैसे कि आपका कुछ कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एज अ केमिकल प्रोवाइडर अप्रोच कर रहे हैं। सो हमें ऐसा लगता है कि आपको केमिकल में केमिस्ट्री बाय केमिस्ट्री कंपनीज को इवैल्यूएट करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा सेक्टर है। एग्रो केमिकल में ऑब्वियसली कंपनीज जो मार्केट लीडर है, तो हमारा फ्रेमवर्क यही बोलता है कि हम उन कंपनीज को तब खरीदे, बेस्ट कंपनी सेक्टर में तब खरीदे जबकि हेडविंड है। तो जैसे कंपनीज अतुल लिमिटेड है या पीआई इंडस्ट्रीज है, वो हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं फ्रॉम अ स्टॉक इवैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि ये डाउन साइकिल में है, और जब मार्केट शेयर कंसोलिडेट होता है किसी सेक्टर में और जब नए लेवल की तेजी आती है, तो लीडर बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। लीडर्स की हम बात करें तो एक आईटी स्टॉक्स की लीडरशिप पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगी, गिवन दैट वो रेट कट आ चुका है और आगे 2 और आ सकते हैं। क्या आपको लग रहा है ऑर्डर फ्लोज अब ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे इन कंपनियों के लिए? क्योंकि अब तक जो कमेंट्री थी वो काफ़ी स्किटिश थी, काफ़ी सर्कमस्पेक्ट थी। क्या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आदित्य? क्या उस पर बैंक किया जाए?
देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो वैल्यूएशन का पहलू है। आईटी बहुत ही डिफेंसिव सेक्टर रहा है। अगर आप एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग स्टैंड पॉइंट से पूछेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि वैल्यूएशंस आज काफ़ी रीजनेबल है लुकिंग एट अदर सेक्टर्स। सो एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि इसमें रुपी डॉलर का बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी भी आईटी कंपनी में, बिकॉज़ जनरली ये सेक्टर डिफेंसिव सेक्टर है। तीसरा पहलू इसमें रिकवरी इन यूएस है, वो बहुत बड़ा पहलू है। और चौथा पहलू इसमें जो हमें इवैल्यूएट कर रहे हैं हम बहुत इंट्रिकेटली, वो ये है कि कौन-सी कंपनीज़ हैं जो कि एआई मार्केट लीडर्स के साथ में अलाइन्ड है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट अच्छा कर रहा है, तो कौन-सी इंडियन कंपनीज़ है जो माइक्रोसॉफ्ट के ग्लोबल एजेंडा के साथ अलाइन्ड है। सो आईटी में बहुत रैपिडली मार्केट शेयर गेन और लूज़ होता है ग्लोबली। सो हमारा फ़ोकस उन्हीं कंपनीज़ पे है जो कंपनीज़ ऑलरेडी अच्छा कर रही हैं, और उस पे जब टेलविंड आएगी तो वो कंपनीज़ बेटर करेंगी। हमें ऐसे लगता है कि ये जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है, ये 3 से 4% की ट्रैजेक्टरी में फॉर लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ जा सकती है। और मिड कैप आईटी कंपनीज़ जब सेक्टर रिबाउंड करता है तो वो ज़्यादा रिटर्न देती हैं लार्ज कैप आईटी कंपनी से, बिकॉज़ उनका डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 6 से 8% के बीच में रह सकता है। ओके, सो साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुल के बात हुई आपसे हर सेक्टर पे, और आपने इनफैक्ट सेक्टर्स का आकलन करते करते कंपनियों पर भी अपनी राय खुल के दी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। और